हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका एनीमे की इस दुनिया में। तो इसमें हम फुल टाइम मैजिस्टर के सीजन 7 के एपिसोड 8 को एक्सप्लेन करेंगे। तो जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग सियाहो और उसकी टीम मरे हुओं के बीच में फंस जाती है और वे उनसे एलडीडी करने लगते हैं। अब आगे खून का जंगल। महिला बैटलमेज शिशाओजू एक प्लांट जादूगर थी। जब आगे का रास्ता एक दर्जन चलती लाशों के झुंड द्वारा अवरुद्ध किया गया था, तो शिशाओजू ने उन्हें फंसाने के लिए जल्दी से इंटरमीडिएट प्लांट स्पेल का इस्तेमाल किया। खून के जंगल की शाखाएं तुरंत मरे हुए लोगों के चारों ओर लिपट गईं और एक मोटा पिंजरा बना दिया। मरे हुए लोगों की बुद्धि सीमित स्तर की थी। वे बस अपने सामने आने वाली किसी भी चीज को काटने की कोशिश करते थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्लांट बनाम जॉम्बीज गेम जैसा एक अजीब दृश्य बन गया, जहां जॉम्बी दीवार के नटों को काट रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि ये जॉम्बी खेल में दिखाए गए जॉम्बी जितने खोए हुए और प्यारे नहीं थे। जंगली जीवों की शक्ल खैर भयानक थी। वे आसपास के किसी भी व्यक्ति को हड्डियां बना देते थे, कुछ ऐसा जो लू होंगजिंग ने पहले ही अनुभव किया था। चलो चलें, उन सभी को मारना असंभव है, शिशाओजू चिल्लाई जब उसने देखा कि टीम अभी भी जीवों को खत्म करने की कोशिश कर रही थी। टीम ने तुरंत अपने मंत्र वापस ले लिए और झांग शियाओ हो के पीछे चल पड़ी। जैसे ही झांग शियाओ हो आगे बढ़ते, जिस क्षेत्र पर वे चलते वहां की मिट्टी तुरंत सख्त हो जाती, जिससे किसी को दोबारा उस मिट्टी में घसीटे जाने से रोका जा सकता था। गांव से अभी भी 4 किलोमीटर दूर था। अगर वे पूरी गति से चलें तो वे सुरक्षित पहुंच सकते हैं। गांव वालों के पास मरे हुए लोगों से संपर्क से बचने के अपने तरीके थे। एक बार जब वे गांव में पहुंच जाते तो वे उन प्राणियों से घिरे होने से बच जाते। जादुई बेल उलझाना। शिशाओजू के हाथ फुर्तीले थे, जैसे वह उन्हें इधर उधर घुमा रही हो। उसके चारों ओर लचीली लताएं तुरंत ही आ गई थीं, जो उसके सामने खड़े विशालकाय प्राणी के पैरों में उलझने वाली मजबूत रस्सियों में बदल गई थीं। वे गांव के आसपास कहीं नहीं थे और ज़ॉम्बी उन्हें घेरने में कामयाब हो गए थे। अब 9 लोगों का दस्ता अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहा था। ज़ॉम्बी का नेतृत्व करने वाले विशालकाय जीव का शरीर एक विशालकाय बैल जैसा था। उसके शरीर पर सड़ा हुआ मांस जमीन पर गिर रहा था, जिसमें से रेंगते हुए कीड़े निकल रहे थे। प्लेग फैलाने वाले कीड़े सैनिकों की ओर रेंग रहे थे। जादुई लताओं ने उस जीव के पैरों को फंसा लिया था, लेकिन उसकी कुल्हाड़ी जैसी भुजाएं बेतहाशा नीचे गिर रही थीं। टक्कर से जमीन लगभग फट गई। सैनिकों की सुरक्षा के लिए उनके चारों ओर ब्राउन रॉक बैरियर स्थापित किए गए थे, लेकिन स्थिति अनुकूल नहीं दिख रही थी। बहुत सारे मरे हुए लोग बैरियर तोड़कर दूसरी तरफ अपने शिकार तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उनके तीखे पंजे पत्थर को मिट्टी की तरह चीरने में सक्षम थे। वे लगभग चट्टान की दीवार को तोड़कर निकल गए। सड़ती लाशों को दर्द का कोई एहसास नहीं था। कुछ ने तो अपनी खोपड़ियों को चट्टान की दीवार से टकरा दिया, जिससे उनके सिर टूट गए और दिमाग हर जगह बिखर गया। हालांकि उनके पंजे पत्थर को खोदते रहे। झांग शियाओ हो का माथा पसीने से लथपथ था। उसने पहले भी कई तरह के राक्षसी जानवरों का सामना किया था, जो क्रूर, चालाक और निर्दयी थे, लेकिन यह पहली बार था जब वह इन चलती फिरती लाशों जैसी पागल भीड़ का सामना कर रहा था। लाशों में दर्द, चेतना या डर का कोई एहसास नहीं था। वे बस आसपास मौजूद किसी भी जीवित चीज का पीछा कर रहे थे और उसे चीर रहे थे। उनकी एकमात्र कमजोरी सूरज की रोशनी थी, लेकिन कुछ ही पल पहले दिन का अंधेरा छा गया था। जब तक सूरज की रोशनी आती, तब तक उनका समूह और भी ज्यादा मरे हुए लोगों में बदल चुका होता। हमें क्या करना चाहिए? एक बार जब ये चीजें हमारी सुरक्षा को भेद देंगी, तो हम उस विशालकाय लाश द्वारा मारे जाएंगे, वांग टोंग चिल्लाया। राक्षस जानवरों के समान मरे हुओं को भी सेवक स्तर, योद्धा स्तर, कमांडर स्तर और शासक स्तर में वर्गीकृत किया गया था। उन पर हमला करने वाले मरे हुए लोग सिर्फ आम जॉम्बी मरे हुए लोग थे। वे संभवतः 10 साल से भी कम समय पहले मरे थे। उनके दाफन किए गए शरीर अभी तक पूरी तरह से सड़ नहीं पाए थे। जॉम्बी मरे हुए लोगों का रैंक सबसे कम था, सेवक वर्ग। फिर भी उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी।
वे हमेशा समूहों में अपने शिकार पर हमला करते थे, इसलिए जंगल में उनसे टकराना बेहद खतरनाक था। जॉम्बी समूहों में जो लोग लंबे समय तक दफनाए गए थे और जिन्होंने मृत्यु का अधिक सार अवशोषित कर लिया था, वे चलती लाशों के बीच जनरलों के रूप में विकसित हो गए। एक मजबूत बैल के शरीर, छोटे सिर और कुल्हाड़ी जैसे अंगों वाला यह विशाल प्राणी एक कुख्यात लाश जनरल था। इसे योद्धा स्तर के प्राणी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। फिर भी यह निश्चित रूप से एक साधारण योद्धा स्तर के राक्षस जानवर से अधिक शक्तिशाली था। आमतौर पर राक्षस जानवरों को नुकसान पहुंचाना संभव था। जब उनके पैरों पर हमला किया जाता था तो इससे उनकी गति और चाल प्रभावित होती थी। अगर उनके अंगों पर हमला किया जाता था तो इससे उनका हमला कमजोर हो जाता था। अगर उनके महत्वपूर्ण अंगों को नुकसान पहुंचाया जाता था तो उनका शरीर कमजोर हो जाता था और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ता था। हालांकि इन शवों के लिए घायल होने जैसी कोई बात नहीं थी। जब विनाशकारी मंत्र उनके पेट में घुस जाते थे या उनके अंगों को अलग कर देते थे, तब भी वे तब तक गतिशील रहते थे जब तक कि उनके शरीर के अंगों में ऊर्जा बनी रहती थी। यहां तक कि जमीन पर पड़ा एक टूटा हुआ हाथ भी अपने आप उठकर अपने शिकार को पकड़ लेता था। इसी कारण से एक कॉर्पस जनरल 3 योद्धा स्तर के राक्षस जानवरों से लड़ने में सक्षम था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस व्यक्ति से वे मिले थे वह एक श्रेष्ठ कॉर्पस जनरल निकला, जिसे इस भूमि पर 10 वर्षों से अधिक समय से पाला गया था। इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश करना मौत को बुलाने से अलग नहीं था। भले ही वे मिलकर कॉर्प्स जनरल को मारने में कामयाब हो जाए, फिर भी उन्हें घेरने वाले सैकड़ों ज़ॉम्बी के झुंड द्वारा काट काट कर मार दिया जाएगा। उनके पास भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सनी गोट विलेज तक पहुंचने में अभी 1 किलोमीटर से थोड़ा ज्यादा का समय बचा था। जब वे अपने सामने छोटी पहाड़ी को पार कर गए तो उन्हें गांव के चारों ओर लकड़ी की बाड़ दिखाई देने लगी। उन्हें इन गंदे जीवों से बचना था। डूब जाओ कमीनों, बहती मिट्टी, पृथ्वी की लहर। झांग शियाओहो के हाथ भूरे रंग के हो गए। उसने काफी देर तक मंत्र का जाप किया, कुछ पृथ्वी मंत्रों को एक के ऊपर एक करके रखा और फिर ऊर्जा को जमीन पर पटक दिया। वे सभी 9 लोग एक ही इलाके में थे। जिस जमीन पर वे खड़े थे उसके अलावा हर जगह अचानक से कीचड़ हो गया। वे आसानी से बता सकते थे कि नरम मिट्टी कीचड़ में बदल गई थी और कुछ तो भंवर जैसी भी हो गई थी। कीचड़ पर खड़ी कोई भी चीज स्वाभाविक रूप से डूब जाएगी और घूमने और डूबने की गति के साथ यह दलदली रेत के समान थी। ज़ॉम्बी की एक बड़ी संख्या अब जमीन में आधी धंसी हुई थी। जब झांग शियाओहो प्राचीन राजधानी में पहुंचा तो उसने तुरंत जलती हुई घाटी में पाया गया हीरा बेच दिया और अपने लिए एक पृथ्वी तत्व जादू उपकरण खरीदा। इससे उसे अपने मूल पृथ्वी मंत्र को जारी करने से पहले एक निश्चित सीमा तक जमा करने की अनुमति मिली, जिससे पृथ्वी तरंग के प्रभाव कई गुना बढ़ गए। यद्यपि इसे करने में अधिक समय लगता, लेकिन यह एक ही मंत्र को बार बार दोहराने से अधिक प्रभावी था। अर्थ सीड फ्लोइंग मड के साथ डाली गई अर्थ वेव का परिणाम चौंकाने वाला था। चूंकि बहुत सारे ज़ॉम्बी कीचड़ में डूब गए, इसलिए झांग शियाओहो ने तुरंत जमीन को सख्त कर दिया ताकि वे वापस ऊपर ना आ सकें। अंत में ज़ॉम्बी जमीन में फंस गए और उनका आधा शरीर सतह पर और आधा नीचे था। वे न तो सतह पर आ सकते थे और न ही जमीन में डूब सकते थे। समूह बहुत खुश था। जैसे ही वे कुछ तारीफ करने वाले थे, शीशा ओजू चिल्लाया, भागो, जल्दी करो। लाश जनरल ने पहले ही रक्षा की अंतिम पंक्ति को तोड़ दिया था। अपने विशाल आकार के कारण बहते हुए मिट्टी के बीज द्वारा उत्पादित कीचड़ मुश्किल से उसके टखनों को ढक पा रहा था। यहां तक कि जब कीचड़ कंक्रीट की तरह सख्त हो गया, तब भी यह उसकी गति को बाधित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। खून के छींटे उड़ रहे थे और कुल्हाड़ी बेतहाशा घूम रही थी। इस अफरा तफरी में यह बताना असंभव था कि कौन घायल हुआ है। वे केवल पहाड़ी से नीचे भागने का मौका ही पा सकते थे। हैचेट कॉर्प्स जनरल की उग्र दहाड़ उनके पीछे से उठी। सैनिकों को लगा कि उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ रही है, क्योंकि उन्हें लगा कि हवा का झोंका उनकी पीठ पर बह रहा है। लेकिन
किसी ने भी पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। वे केवल अपनी पूरी ताकत से भाग सकते थे। चांद की बर्फीली चमक के नीचे वे अस्पष्ट रूप से काली परछाइयों को भूख से चीखते हुए अपनी दिशा में दौड़ते हुए देख सकते थे। फिल्मों में धीमी गति से चलने वाले जॉम्बी के विपरीत लाश जनरल और जॉम्बी दोनों ही बेहद तेज थे, जबकि उनके पैर अभी भी बरकरार थे। पूरी गति से दौड़ने वाला जादूगर भी बिना मूवमेंट, मंत्र या बूट उपकरण पर निर्भर हुए आसानी से उनके द्वारा पकड़ा जा सकता था। इसके अलावा उनकी कूदने की क्षमता चौंकाने वाली थी। वे आसानी से 10 मीटर से अधिक छलांग लगा सकते थे, यहां तक कि नौकर श्रेणी के जॉम्बी भी। इस प्रकार समूह का पीछा करने वाले मरे हुए लोग धीरे धीरे अपने पैरों को घसीटते हुए नहीं, बल्कि जंगली जानवरों की तरह दौड़ते और छलांग लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। आह! पीछे से एक दर्दनाक चीख की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसी को मरे हुए लोगों ने पकड़ लिया हो, जिसके कारण मदद के लिए पुकार उठी। उन्हें भूल जाओ, नहीं तो हमारी पूरी टुकड़ी खत्म हो जाएगी। कप्तान किन हू ने निर्दयतापूर्वक आदेश दिया। समूह ने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। वे केवल यही उम्मीद कर सकते थे कि पकड़ा गया व्यक्ति उनका दोस्त न हो। वह अभी तक मरी नहीं है। झांग शियाओहो ने पलटकर देखा कि वह व्यक्ति उनके समूह में अन्य बैटल मागा जियाशी था। बैटल मागा जियाशी को कॉर्प्स जनरल की लंबी जीभ ने उलझा दिया था। वह एक आइस मैजिशियन थी, इसलिए उसने कॉर्प्स जनरल की हरकत को आइस लॉक से मुश्किल से रोका। अन्यथा कॉर्प्स जनरल ने उसे एक ही बार में निगल लिया होता। बेवकूफ, मत जाओ! वांग टोंग ने झांग शियाओहो पर चिल्लाया। हालांकि झांग शियाओहो ने पहले ही आपातकालीन ब्रेक लगा दिया था और जिया शी को बचाने के लिए मुड़ गया था। बैटल मागा ने आजाद होने के लिए संघर्ष किया। कॉर्पस जनरल ने उसकी बर्फ की जंजीरों को टुकड़े टुकड़े कर दिया था। जब बर्फ अभी भी हवा में बिखर रही थी, कॉर्पस जनरल एक भागती हुई कार की तरह बैटल मागा की ओर दौड़ा। जियाशी ने प्रार्थना की। जब उसने झांग शियाओहो को उसे बचाने के लिए मुड़ते देखा, तो उसके चेहरे पर कोई बदलाव नहीं आया। जैसे ही उसने झांग शियाओहो को उसे दूर खींचने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, उस विशालकाय जीव ने अपनी जीभ वापस खींच ली और उसे हवा में घसीटते हुए सीधे अपने जानलेवा मुंह की ओर ले गया। लाश जनरल ने लालच से दांत गड़ाए, जैसे वह कोई रसदार फल चबा रहा हो, और चमकीला लाल तरल हवा में छिड़का गया। खून की कुछ बूंदें झांग शियाओहो के चेहरे पर गिरीं। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। भागो मूर्ख! वांग टोंग की आवाज झांग शियाओहो के कानों में पड़ी। जैसे ही उसने अपने विचार एकत्रित किए, उसने देखा कि कॉर्पस जनरल की रक्त रंजित आंखें उस पर टिकी हुई थीं। माफ करना, माफ करना, झांग शियाओहो ने धीरे से कहा, जैसे उसके पैरों के नीचे हवा का एक झोंका आया हो, जो उसे दूर तक ऐसे ले गया जैसे कोई तीर छूट रहा हो। झांग शियाओहो बहुत तेज था। हैचेट कॉर्प्स जनरल के पास उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं था। इस बीच दूसरी दिशाओं से उसके इर्द गिर्द मौजूद जॉम्बी उसके रास्ते का अनुमान लगाने में असमर्थ थे। इससे पहले कि चलती लाशें उसे पूरी तरह से घेर पाती, झांग शियाओहो पहले ही विंड ट्रैक के साथ टूटकर टीम तक पहुंच गया था। इसे मिटा दो। शी शाओजू ने झांग जियाओहो को एक रूमाल दिया। झांग शियाओहो ने इसे स्वीकार नहीं किया। उसने अपनी आस्तीन से अपना चेहरा पोंछा। जियाशी का ताजा खून उन पर लगा हुआ था। झांग शियाओहो को उससे बात करने का कभी मौका भी नहीं मिला था। मुझे लगा कि आपके शानदार प्रदर्शन के आधार पर आपको पहले से ही इसकी आदत हो गई होगी। मुझे लगा कि आप उन लोगों को छोड़ देंगे जिन्हें बचाना असंभव है। यह बहुत संभव था कि आप वहां वापस लौटकर अपनी जान दे दें। यहां के दस्ते दूसरी जगहों के दस्तों से अलग हैं। आपको उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जो मरे हुए लोगों द्वारा फंसे हुए हैं। वापस लौटें और आप पूरे दस्ते को खतरे में डाल देंगे। कप्तान किन्हू आया और झांग शियाओहो पर नजर डाली, जो जमीन पर आराम कर रहा था। झांग शियाओहो चुप रहा। वह वास्तव में दक्षिण से मध्य क्षेत्र, प्राचीन राजधानी में आया हुआ एक स्थानांतरित छात्र था। किन्हू ने कहा, अगली बार ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत मत करना और जो आदेश तुम्हें दिए गए हैं
उनकी अवहेलना मत करना। जांग शियाओ हो अभी भी चुप था, अभी भी अपने साथी की मौत से समझौता नहीं कर पाया था। अगर वह तेजी से काम कर सकता तो उसे उसे बचाने का मौका मिल सकता था, इससे पहले कि उसे कॉर्पस जनरल द्वारा खींच लिया जाता। आसपास मरे हुओं का कोई निशान नहीं है, सनी बकरी गांव बस आगे है, मैं उनकी बाट देख सकता हूं, वांग टोंग ने कहा। ठीक है, चलो तुरंत गांव चलें। सनी बकरी गांव किनलिंग पर्वत से केवल कुछ किलोमीटर की दूरी पर कुख्यात पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित था। गांव बड़ा नहीं था, पहाड़ से नीचे बहने वाली नदी के किनारे बसा था। इमारतें मूल रूप से लकड़ी से बनी थीं। ऐसा लगा जैसे दस्ते ने गांव में कदम रखते ही समय में पीछे चले गए हों। पिछली सदी में विकसित की गई जादुई तकनीक का कोई संकेत नहीं था। कोई स्ट्रीट लाइट नहीं, कोई बिजली के तार नहीं, यहां तक कि यहां मोबाइल रिसेप्शन भी शून्य के करीब था। राक्षस जानवर हमारी तकनीक के प्रति काफी संवेदनशील हैं। शायद गांव ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है ताकि वे राक्षस जानवरों और मरे हुओं को यहां आकर्षित न करें। पर्यवेक्षक शिशाओजू ने गांव में प्रवेश करते ही तुरंत अनुमान लगाया। रात में गांव में असाधारण शांति थी। एक भी दिया नहीं जला था। रोशनी का एकमात्र स्रोत आसमान में लटका हुआ पीला चांद था। समूह नदी की आवाज साफ सुन सकता था। गांव में एकदम सन्नाटा था, ऐसा नहीं लग रहा था कि यहां कोई रहता है। आप लोग गांव में प्रवेश करने से पहले वह सब कुछ हटा दें जो आपको अपने साथ नहीं लाना चाहिए। इसमें आपके शरीर पर लगे खून के निशान भी शामिल हैं। गांव के प्रवेश द्वार पर गार्ड टावर से एक वृद्ध आवाज ने कहा। सुरक्षा एहतियात के तौर पर हर रात गार्ड टावर पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे। बूढ़े आदमी, हम लिंटोंग मुख्यालय के सैनिक हैं। यहां आने के दौरान रास्ते में हम पर मरे हुओं ने घात लगाकर हमला किया। हमारे साथ पहले से ही हताहत और घायल लोग हैं। कृपया हमें गांव में प्रवेश करने दें ताकि हम अपने साथियों से मिल सकें। शिशाओजू ने गांव की रखवाली कर रहे बूढ़े आदमी से कहा। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी चीज आपको नहीं लानी चाहिए उसे फेंक दो। यह हमारे गांव में दुर्भाग्य और आपदा लाएगी, बूढ़े व्यक्ति ने जोर देकर कहा। समूह ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास आज्ञा पालन के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह चीज भी? किन्हू ने कहा, यह हमारे लिए मुख्यालय से संपर्क करने का एकमात्र संचार उपकरण है। इसे विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। यह राक्षस जानवरों का ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। बिल्कुल नहीं, अन्यथा आप गांव में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। बस उसके निर्देशों का पालन करो। यही कारण है कि वे इतने सालों तक मरे हुओं के बीच रह पाए हैं, शिशाओजू ने कहा। समूह ने तुरंत अपने सभी संचार उपकरणों को हटा दिया। बूढ़े आदमी ने बस ढेर में आग लगा दी, जिससे समूह के चेहरे पर उदासी छा गई। अब जब उन्होंने अपने संचार उपकरण खो दिए थे तो कोई नहीं जानता था कि अंत में पूरा दस्ता खत्म हो गया था या नहीं। ऐसा लग रहा था कि स्काउटिंग दस्ते को भी इस गांव में आने के लिए कहा गया था। अगर उनके संचार उपकरण भी नष्ट हो गए तो यह चमत्कार ही होगा कि वे लापता नहीं हुए। ठीक है, अंदर आ जाओ। तुम्हारे चेहरे और चोटों को देखकर लगता है कि यहां तक का सफर बहुत मुश्किल है। नदी पर जाकर अपने आप को साफ कर लेना। ओह, कोशिश करो कि तुम ऊपर की ओर मत जाओ। हम अभी भी पानी पीना चाहते हैं, बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़ा आदमी 8 लोगों के समूह को गांव के पीछे ले आया। गांव बहुत बड़ा नहीं था, शायद किसी अमीर व्यक्ति के विला से भी छोटा था। गांव के पीछे पहुंचने में उन्हें सिर्फ 10 मिनट लगे। गांव में शांति थी और उन्होंने बूढ़े आदमी के अलावा किसी को नहीं देखा था। उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। पूरा इलाका मरे हुओं के कब्जे में है, फिर भी गांव इसके ठीक बीच में स्थित है। इसके अलावा मैंने इस जगह पर कुछ भी जीवित नहीं देखा है। क्या यह वास्तव में एक भूतहा शहर है? यह समझ में आता है कि मरे हुओं को मृतकों में कोई दिलचस्पी नहीं है, वांग टोंग ने झांग शियाओ हो से फुसफुसाते हुए कहा। झांग शियाओ हो ने कहा, बस गांव के लोग शायद सो रहे हैं। इस जगह पर न तो टेलीविजन है, न फोन, न इंटरनेट। वे सोने के अलावा और क्या कर सकते हैं? ओह, तुम सही कह रहे हो। वैसे बूढ़े आदमी ने अभी अभी मेरी छठी किडनी भी जला दी है।
मुझे गांव में प्रवेश करने से पहले अपनी पत्नी को एक संदेश भेज देना चाहिए था, ताकि वह यह न सोचे कि मैं यहां मर चुका हूं। कितनी अफसोस की बात है। यहां किडनी 6 का मतलब आईफोन 6 से है। इसका कारण यह है कि इसे किडनी कहा जाता है। वैसे चीन में ऐसे कई मामले हैं जहां लोगों ने नया आईफोन खरीदने के लिए अपनी एक किडनी बेच दी और यह किसी तरह एक मीम में बदल गया। तो इसी के साथ सीजन 7 का ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। दोस्तों, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो की अपडेट जल्द से जल्द मिल सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।